पेश है नहले पे दहला। ये एक और चित्र है। राजा ध्यानचंद राजगढ़ का राज करते थे। उसकी सेना में एक वीर सैनिक सूरज प्रताप था, जो बहुत ही बढ़िया तीरंदाज था, जिसके शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार पर गए हुए उसे काफ़ी दिन हो गए थे। शिकार पर जाना चाहिए गए हुए काफ़ी दिन हो गए शिकार पर जाना चाहिए। और तभी उसे झील के तट पर, हे प्रभु, बिना पंख मैं अपने लोक में नहीं जा सकती। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? हम परी लोक की परी हैं। मेरा नाम किरण है। मैं अपने बहन के साथ झील पर स्नान करने आई थी। मेरे पंख एक पक्षी ले गया है। तुम रो नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? बिना पंखों के मैं अपने देश में नहीं जा सकती। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मेरे साथ रहना। और किरण परी सूरज प्रताप के साथ उसके गांव उसके घर उसके साथ आ गई और शादी हो गई। और कुछ समय बीतने पर राजा ध्यानचंद को पता चला कि सूरज प्रताप की पत्नी बहुत खूबसूरत है और चांद का टुकड़ा है। राजा, महाराज, हमने तो आज तक ऐसी सुंदरी नहीं देखी। उसे मामूली सी सैनिक की है। यह हम खुद जाकर देखेंगे। क्या वास्तव में मामूली से सैनिक की बीवी इतनी सुंदर है? अगले दिन वास्तव में मेरे सलाह करके जिस तरह इस कन्या की खूबसूरती की चर्चा की गई है, यह कही है, इससे ज़्यादा सुंदर पृथ्वी पर आज तक कोई अन्य दूसरी न हो। और महल में पहुंचकर ध्यानचंद ने तुम्हें मेरी सभी सलाहकारों को बुलाओ। जो हुक्म महाराज। और सलाहकारों में के सामने एक सलाह देना चाहता हूँ। हम खुशी से देंगे महाराज। एक मामूली सैनिक की बीवी इतनी सुंदर है कि पृथ्वी पर उतनी उसकी मिसाल ढूंढ पाना मुमकिन नहीं है। हमें सलाह दें। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सलाहकारों ने अपनी अपनी सलाह राजा को दे दी। उसे सुनकर महल में रख लीजिए। और महाराज, सूरज प्रताप को राज्य से निकाल दीजिए। बिना किसी परेशानी के उसे अपनी पत्नी बना लें। सूरज प्रताप को मारकर उससे शादी कर लीजिए। जब सभी अपनी अपनी बात से कह चुके थे तो एक बड़ा सलाहकार बोला, इन सभी में समझदारी की बात नहीं कही। किसी ने स्त्री चुरा कर महल में रखना ठीक नहीं होगा। लोगों को पता चलेगा तो वे विद्रोह करेंगे। सुनकर सूरज प्रताप को मारना ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ विद्रोह कर देगी, जनता विद्रोह कर देगी। अगर उसे राज्य से निकाल दिया, वह कभी न कभी आकर अपनी पत्नी को ले जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्यास्त के देश में एक चौड़ी नदी का तट है और तट पर एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रहती है। वह पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी नर पक्षी से ज़्यादा खतरनाक है। महाराज, सूरज प्रताप को उसी शेरनी का दूध लाने का हुक्म दें। वह आपका हुक्म कभी नहीं टाल पाएगा। यह सलाह तो अच्छी है, लेकिन किसी को संदेह भी नहीं होगा कि सूरज प्रताप कभी लौटा न सका, क्योंकि शेरनी ने उसे मार देगी। तो ध्यानचंद की बात पर एक सख्त बीमार का बहाना करके पलंग पर लेट गया और सूरज प्रताप को बुलाया। जैसे तुम देख रहे हो कि मैं एक घातक बीमारी ने दर्द दबोचा है। मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। हुक्म कीजिए महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सूर्य प्रताप, देश में एक चौड़ी नदी के तट पर
पाट पर एक शेरनी रहती है, फ़ौरन जाकर उसका दूध ले आओ, वही मेरी शक्ति लौटा सकती है, जो कम। और सूरज घर लौटा और सफ़र की तैयारी करने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज बहुत बीमार हैं, वह सूर्यास्त के देश में नदी के तट पर रहने वाली शेरनी का दूध पीकर स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे तुरंत ही शेरनी का दूध लाने का हुक्म दिया है। महाराज ने मेरे पति को इस तरह इतनी दूर भेजने पर जरूर ही कोई छुपा हुआ मकसद है। तुम यह पीले फूल की माला यह तुम पीले फूलों वाला रुमाल रख लो, इसे तुम मौत से बचाएगा। और शेरनी जब तुम झपटे तब यह रुमाल उसके सामने लहरा देना, वह चुपचाप खड़ी हो जाएगी। और सूरज प्रताप अपनी पत्नी से विदा ली और सूर्य प्रताप जंगल में बालू के मैदान के पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की निकट पहुंचा। शायद यहीं कहीं आसपास शेरनी होगी। और अभी वह सोच ही रहा था, अरे यह तो मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। और सूर्य प्रताप ने अपनी पत्नी का रुमाल याद आया और जादुई रुमाल ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। उस पश्चात और सूर्य प्रताप ने मसल लेकर महल की ओर चल दिया और मसल लेकर राजा महल में पहुंचा। यह लो महाराज, आप के लिए मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, इसे पीकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। वो ध्यानचंद ने सूर्य प्रताप को देख कर जल भून पर वह कहता क्या। उसने दूध का घूंट भरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सूर्य प्रताप अपने घर चला गया, परंतु ध्यानचंद को चैन नहीं आया। मेरी सभी सलाहकार को फौरन बुलाओ। और बड़े सलाहकार ने सलाह तो तुमने अच्छी दी थी, किंतु शेरनी तो सूर्य प्रताप का बाल भी न बाका खर्च की और सही सलामत वापस लौट आया। तब मैं उसे कहाँ भेजूं जो वापस लौट कर ना आए। और सलाह सोचने लगे और काफ़ी देर तक दिमाग लड़ाने के रहे, किंतु कोई भी तरकीब न सोच सके। बड़ा सलाहकार बोला, महाराज प्रताप को ऐसे किसी जगह भेजा था जहाँ से वह कभी वापस ना आ सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें कारागार में सभी गुंडों बदमाशों को दावत करके उससे पूछना चाहिए कि हमें सूरज को कहाँ भेजें जहाँ से वापस ना आ सकता हो। हाँ महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और राजा ध्यानचंद ने सभी कैदियों को दावत दी। मेरे सेना में एक सूरज प्रताप नाम का एक नौजवान है। हमें सूर्यास्त के देश में शेरनी का दूध लाने के लिए भेजा, किंतु वह उसे सही सलामत शेरनी का दूध ले आया। अब तुम ऐसे किसी जानते हो जो चोरी छिपे किसी सूरज प्रताप से पिंड छुड़ाने का काम कर सकते हो। मैं जानता हूँ उपाय। आप सूरज प्रताप को भेजिए, न जाने कहाँ। तो हमें बताइए हम क्या करना चाहिए। आप सूरज प्रताप को भेजिए, न जाने कहाँ से जाने के लिए, न जाने क्या वह ऐसी जगह खोजना फिरता है जिसका आकार होगा न शैतान खोज पाएगा और न आपको उसकी सूरत दिखाई देगी। और बड़े सलाहकार ने सलाह पर तो बहुत अच्छी है, परंतु शेरनी का दूध सूरज प्रताप का बाल विवाह का न कर सका, वह सही सलामत वापस आ गया। अब हमें उसे कहाँ भेजें और लौट कर वापस न आए। शैतान अपनी सूरत भी नहीं दिखाएगा। राजा ध्यानचंद ने अपने सलाहकार को उस कैदी की सलाह को बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत सारा इनाम देकर उसे आज़ाद कर दिया। अगले दिन सूर्य प्रताप को बुलाओ। जो हुक्म महाराज। और
हुक्म कीजिए महाराज, आपके लिए किस लिए बुलाया है? मेरी सेना के होनहार तीरंदाज हो, इसलिए सबसे पहले तुझे तकलीफ दे चुका हूँ, किंतु अब आप हुक्म किए महाराज। तो फिर मैं फिर से बीमार हो गया हूँ और तभी स्वस्थ होऊंगा जब हो सकता हूँ अगर तुम वहाँ न जाने कहाँ और जाओ, और वहाँ वह न जाने क्या है, इसलिए फौरन जाओ लेकिन फौरन जाओ और जितनी जल्द न कोई शकल है और न ही मिलने का शैतान, वह लेकर आओ। मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि तुम ही इस काम को कर सकते हो। अगर तुम न लाए तो मेरी मौत निश्चित है, मगर मैं कहाँ जाऊँ और क्या लेकर आऊँ? सूरज प्रताप घर आकर सोचने लगा, मैं क्या करूँ? और सूरज प्रताप 3 दिन और 3 रात तक सोचता रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद, अगर मैं नाक की सीध में चलता जाऊँ तो शायद पहुँच जाऊँ, और महाराज ने मुझे भेजा है। और फिर सूरज प्रताप अपनी पत्नी से विदा लेने के लिए उस पास बुलाया। तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज ने फिर बीमार हो गए हैं, मुझे न जाने कहाँ जाकर न जाने क्या लाने को कहा है। तो परंतु घोड़े पर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, पैदल ही जाना बेहतर है। यह रुमाल उसे रोज अपने मुंह में और हाथ धोकर मुंह पहुँचना तथा सूत का मैला 5 का गोला 5 कदम पड़ने के बाद इसे अपने सामने फेंकना, जिधर से यह लुढ़कता जाए उधर चले जाना। और सूरज प्रताप ने अपनी पत्नी के अनुसार 5 कदम चलने के पर सूत का गोला फेंक दिया। पता नहीं यह सूत का गोला मुझे कहाँ लेकर जाएगा। और वह सूत का गोला जंगल में एक कुटिया के पास जाकर गायब हो गया। अरे, यह तो सूत का गोला इस कुटिया में गायब हो गया है। अब मैं क्या करूं? इसके अंदर देखूं, शायद कोई हो। और सूरज प्रताप ने अंदर प्रवेश किया तो एक बुढ़िया दिखाई पड़ी। कौन है बेटा? मैं एक मुसाफिर हूँ और काफ़ी दिनों से चलते चलते थक गया हूँ, इसलिए एक दिन कुटिया में विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, यदि तुम मुसाफिर हो तो यहाँ रुक सकते हो, और तुम यात्रा करते हुए थक गए होगे, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लगाती हूँ। और सूरज प्रताप ने मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी द्वारा दिए रुमाल से मुंह पोंछने लगा। अरे बेटा, तुम यह रुमाल किसने दिया? यह तो मेरी किरण परी का है। यह रुमाल मेरी पत्नी ने मुझे दिया। बेटा, मैं किरण परी की नानी हूँ, वह अक्सर यहाँ आया करती थी। तुम बहुत थके हुए हो, अब आराम करो। और अगले दिन, अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम घर से कितनी इसलिए और कहाँ जा रहे हो? मैं रामगढ़ की सेना का सैनिक हूँ। राजा बहुत बीमार हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि न जाने कहाँ जाऊँ और न जाने क्या लाऊँ। मेरी पत्नी ने एक सूत का गोला देकर कहा था कि इसके पीछे चलते जाना। मगर मैं कहाँ जाऊँ और सूत का गोला कहाँ गायब हो गया? तुम यहाँ जाना चाहते थे, उस जगह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे अपने मित्र सहयोगियों से पूछती हूँ। और इतना कहकर बुढ़िया ने एक शंख को कुटिया के बाहर ले आई और उस शंख को बजाया। और शंख की आवाज़ सुनकर पशु पक्षी और जंगली जानवर बुढ़िया के चारों तरफ से घेर लिया। और दरियों, पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों, तुम सभी जगह जाते हो, दूर दूर तक उड़ान भरते हो, रेंगते हो, तुम सभी को सही परिचित
से परिचित हो, सभी कुछ सुनते हो। तुमने कोई ऐसा है जिसने कोई आकार न हो और न ही मिलने का स्थान हो। तुमने जो जानता है वह आगे बढ़कर मैं जानता हूँ, और जो जानता है वह घर चला जाए। और बुढ़िया की बात सुनकर सभी अपने अपने स्थानों से वापस चले गए। केवल एक गिलहरी वापस नहीं गई और पानी दौड़कर की गई पानी में गई और बुढ़िया के पास आई और दौड़कर पानी में गई। तुमने क्या मालूम है, मुझे क्या सुना, क्या कहना चाहती हो, सच सच कहो या झूठ कह डालो। जो कोई भी उस चीज़ की तलाश करना चाहता है जिसका कोई आकार नहीं न कोई स्थान है, वह दक्षिण की तरफ जाए। वह एक बड़े सागर के तट पर पहुंचेगा। सागर को पार करके जब वह तट पर पहुंचेगा तो वहां एक चौड़ी सी सड़क दिखाई देगी। उस सड़क के दक्षिण को जाती बहुत दिनों तक चलने के बाद एक घना जंगल आएगा और सड़क पर दो पहिए वाला मार्ग जंगल की ओर जाता है। उसके आगे क्या है मुझे नहीं मालूम। और इतना कहकर गिलहरी चली गई। बहादुर नौजवान, तुम्हें गिलहरी की बात अच्छी तरह समझ ली न? हाँ, मैंने सुन ली है। तो फिर तुम अपने सफ़र के लिए चल दो और शायद वहाँ तुम्हें वह मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अन्य किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और सूरज प्रताप बुढ़िया की विदा लेकर अपने सफ़र के लिए चल दिया। और काफ़ी चलने के बाद सूरज प्रताप सूरजगढ़ पहुंचा। अब मुझे सागर के उस पार पहुंचना चाहिए। और सूरज प्रताप ने सागर पार कश्ती पर नाव सूरज प्रताप पार करती एक नाव में सागर को पार किया और पूर्व में जाने वाले मार्ग की ओर जाने लगा। शायद यही वह मार्ग है जो दो पहियों वाले मार्ग पर चलना चाहिए। और सूरज प्रताप उसी मार्ग पर चल दिया। पूर्व की तरफ कई दिनों चलने के पश्चात सूरज प्रताप को ऐसे मार्ग पर पहुंचा जहां केवल दो पहिए की गाड़ी जा सकती थी। अब मुझे इसी मार्ग पर चलना चाहिए। और फिर सड़क छोड़कर दो पहिए का मार्ग पर चल दिया। अब मुझे आगे यह मार्ग बंद है। इस झोपड़ी में चलकर देखना चाहिए कोई रहता है या नहीं। अरे, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई देता। सूरज प्रताप झोपड़ी में झांक ही रहा था कि अरे, शायद कोई इधर आ रहा है। ठक 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 ठक। और सूरज प्रताप आवाज़ सुनकर झोपड़ी में छिप गया। और बड़ी बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति ने झोपड़ी के पास घोड़ा गाड़ी रोक दी। और बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति झोपड़ी में घुस गया और उसने अपने कीमती हथियार उतार कर खूंटी पर टांग दिए और एक पातली मारकर बैठ गया। और बुझाओ, मुझे भूख लगी है। और उसके मुंह से इतना ही शब्द निकले थे कि एक तख्त और खान बिछ गया और उस पर बढ़िया भोजन दिखाई देने लगा। और बड़ी मूंछों वाले व्यक्ति ने भरपेट खाया और बुर्जा आओ, यह सब उठा ले जाओ। और देखते ही देखते सब गायब हो गया। और सूरज प्रताप ने झोपड़ी के झोंके सब देख रहा था। उसके बाद व्यक्ति ने अपने हथियार सजाए और उसके बाद वह व्यक्ति घोड़ा गाड़ी लेकर चल गया। सूरज प्रताप
झाड़ी से बाहर आया। यह कौन था जिसने सामने बढ़िया भोजन परोसा? वह सभी चीज़ें कहाँ गायब हो गई? मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और सूरज प्रताप ने झोपड़ी में गया और हथियार खूंटी पर टांग कर पोतली मार कर बैठ गया। बुर्जा खाओ नहीं बुझाओ, मुझे भूख लगी है। और सूरज प्रताप ने इतना ही कहा था, दरबान की दख्तर खान बिछ गया और उस पर भोजन रखा दिखाई देने लगा। और सूरज ने खाना खाया और फिर बोला, बुझाओ तुम क्या कहाँ हो? आओ और मेरे पास बैठो और जी भर कर खाना खाओ। और यह सुनकर बुर्जा फौरन ही सामने आ गया और सूरज के साथ बैठकर खाने लगा। तब बुर्जा खान पी चुका था। तो मैं 20 वर्ष से इस व्यक्ति को खिला पिला रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया था। उसने एक बार भी मुझे अपने साथ खाने को नहीं बुलाया, मगर तुमने मेरा कितना ध्यान किया, मुझे खाने के लिए बुलाया। इसलिए बेहतर यही है कि अब मैं तुम्हारे संग हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे बहुत खुशी से अब यह बात मेरी समझ में आ गई है कि तुम्हें ही खोज रहा था और जहाँ आया हूँ वह आखिर तुम्हें पा ही लिया। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और हर जगह तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है, ऐसा ही सही। और दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए, साथ साथ चल दिए। और बुर्जा हर क्षण सूरज प्रताप के साथ रहा, परंतु किसी को नज़र नहीं आया। वे दोनों चलते चलते अंधेरा हो जाने पर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक टूटी फूटी कुटिया पड़ी थी। और सूरज कुटिया में आ गया। ये सन्यासी, मुझे आपसे विनती करनी है, मुझे अपनी कुटिया में रात बिता देने दीजिए। इस इलाके में कभी कोई आदमी नहीं आया। तुम कहाँ से आ गई? मैं अपने महाराज को हुक्म मानने हुए बहुत लंबा सफ़र तय किया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम खुशी से यहाँ रात बिता सकते हो, परंतु मैं तुम्हें खिलाने पिलाने का कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो तुम ठहर सकते हो। और सोने से पहले सन्यासी ने अपना भोजन खाने लगा। देखते हो न कि शेष खाना मैं यहाँ कंदमूल फल ही खाता हूँ। आप अपनी खुराक लीजिए और मैं अपनी खुराक लूँगा। और सूरज पालथी मारने लगा था, बुझाओ लाओ, मुझे भूख लगी है। और इतना कहते ही लजीज खाने से भरा थाल और दरबान बिछ गया। ये सन्यासी, आप भी मेरे साथ दें और इन चीज़ों का चक्कर देखें। और सूरज सन्यासी को पेट भर के खाना खिलाया। बुझाओ ये सारी चीज़ें ले जाओ। और सन्यासी मज़ेदार खाना खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सूरज से मिन्नत करने लगा, ए बहादुर नौजवान, मुझसे सौदा कर लो, बदले में तुम्हें बढ़िया चीज़ें दूंगा। मेरी बात मान लो, बदले में बुर्जा से भी कमाल की चीज़ दूंगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। सन्यासी ने लाल कपड़ा निकाला और कुटिया से बाहर आ गया। कपड़ा हिलाते हुए बोला, महल प्रकट हो। और पलक झपकते ही एक शानदार खूबसूरत महल सामने प्रकट हो गया। बहादुर नौजवान, तुम अभी जवान हो, तुम्हें महल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे भूख मिटानी है, तुम यह सौदा कर लो और जादुई दरखान से अपना बुर्जा मुझे दे दो। यह जादुई लाल रुमाल ले लो। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं बुर्जाओं का सौदा नहीं कर सकता। और तभी बुर्जाओं ने सूरज के कान में फुसफुसाया, ले लो, कर लो सौदा, इससे सौदा महल तुम्हारा हो जाएगा और मैं भी तुम्हारा ही रहूँगा। और सूरज सन्यासी की बात मान ली। ठीक है, मुझे आपका सौदा मंजूर है।
वो सन्यासी ने लाल कपड़ा हिलाकर कहा, महल गायब हो जाओ। और महल आंखों के सामने से ओझल हो गया। यह लाल कपड़ा तुम्हारा हुआ। दर खान और बुर्जा अब तुम्हारे पास हुए। बुर्जा अब तुम्हारे तुम्हारे पास हुए। और यह लाल कपड़ा तुम्हारा हुआ। दर खान और बुर्जा भी अब तुम्हारे पास हुए। और सन्यासी से विदा लेकर सूरज प्रताप चल दिया। सूरज चलते चलते काफ़ी देर दूर निकल आया। मैं बेवकूफ़ी की, मैंने अदला बदली नहीं की, लेकिन करनी चाहिए थी। और अचानक ही बुर्जा की आवाज़ सुनी, कोई गम न करो बहादुर नौजवान, तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। और सूरज प्रताप बहुत खुश हुआ। कभी मौका दौड़ता हुआ तेजी से वह घर की ओर पहुंचने के लिए उत्सुक था। उधर ध्यानचंद सूरज की पत्नी को परेशान कर रहा था। अब वापस नहीं आ सकता। हमने उसे ऐसी चीज़ लेने भेज दिया जो कभी नहीं ला सकता। अतः अगर ला सका तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसे गए बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं, मेरा पति जरूर वापस आएगा। हम तुम्हें से फिर कहते हैं सुंदरी, हमसे विवाह कर लो और हमारे महलों में राज करोगी। नहीं नहीं, मेरा पति जरूर आएगा, तुम सबको सबक सिखाएगा। सैनिकों, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके घर में सारा सामान ले जाओ और कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल आएगी। और उधर सूरज समुद्र तट पर पहुंचा। अगर मुझे यहाँ कोई मल्लाह मिल जाए तो मैं जल्दी ही सागर पार कर लूँगा। और सूरज तट पर साथ चलते चलते उसे एक जहाज को तट पर देखा। वह बहुत से सैनिक सवार थे। शायद यह जहाज मुझे सागर पार करा दे। और वीर सैनिकों, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे सागर पार ले चलो। ले चलेंगे, आ जाओ जहाज पर। और जहाज पर सवार हो गया। सागर पार करके लोग कुछ देर बाद सैनिकों को भूख लगी और खाने पीने लगे। मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा, यह खूब रही। हमने तुम्हें जहाज पर सवार हो जाने दिया तो इसका मतलब यह नहीं तुम्हें खाने पिलाने भी एक आदमी के हिसाब से नपी हुई तुली खुराक मिलती है, हमें बट नहीं सकते। तुम्हारी खुराक नपी तुली है हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। मैं चाहूँ तुम सबको उतना खिला पिला सकता हूँ। सैनिकों यह सुनकर चौंक पड़े। उन्हें सारी बात अपने सेनापति को बताई। तुम डींग हाँक रहे थे, तुम सभी मेरे सैनिकों को खाना खिला सकते हो। मैंने तो सिर्फ सच्ची बात कही है। अगर तुम ऐसी बात है तो फिर दिखाओ, तुम मान जाएंगे और ईमानदार हो। मान जाएंगे कि तुम ईमानदार हो। यदि तुम झूठ साबित हुए तो हमें सागर में फेंक देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ मैं ईमानदार हूँ। और फिर आप सभी 2 लाइनों में पालती लगाएं और सामने मुंह करके बैठ जाए, बीच में जगह खाली रहे। और सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा सूरज प्रताप ने कहा। बुझाओ, आओ, ये सब सैनिक भूखे हैं, इन्हें बढ़िया खाना खिलाओ। और कतारों में बीच में सिर एक दूसरे के सिर तक दरबान बिछ गए और ऊपर खाने पीने की चीज़ें सज गई। सैनिकों, आओ, जी भरकर खाना खाओ। और सैनिकों ने खूब जी भरकर खाना खाया। पीने के बाद बिल्कुल कम न हुई। सैनिक, तुम सब खा चुके हो? हाँ। बुझाओ, ले जाओ ये सब चीज़ें। और एक पल में दरखान गायब हो गया और सैनिक आश्चर्य से सब कुछ देखते रह गए। बहादुर नौजवान, हमें बुझाओ, हमें बेच दो। नहीं, बुझाओ बिकाऊ नहीं है, बदले में जितना चाहे सोना ले लो। नहीं नहीं, बुझाओ किसी को कीमत पर नहीं दे सकता। ठीक है, हमें सौदा ठीक है, तो हमसे सौदा कर लो। हम इसके बदले में तुम्हें एक अद्भुत चीज़ देंगे। मेरे लिए
बुर्जा से कीमती कोई चीज़ नहीं है। और सेनापति ने एक छड़ी निकाली। यह एक जादुई छड़ी है, इसको इसको देंगे। अगर तुमने मोटे सिरे को ज़मीन पर मारोगे तो असंख्य घुड़सवार सामने आ जाएंगे, और पतला सिरे ज़मीन पर मारोगे तो असंख्य सैनिक तलवार लिए सामने आ जाएंगे। और जादूगर जादुई छड़ी को देखकर बुर्जा ने सूरज के कान के पास फुसफुसाया, बहादुर नौजवान, इससे सौदा कर लो, यह छड़ी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी तुम्हारा ही रहूँगा। और सूरज ने बुर्जा की बात मान ली। ठीक है, तुम बुर्जा के बदले में यह छड़ी मुझे दे दो। अब यह छड़ी तुम्हारी हुई। ठीक है बुर्जा, अब तुम्हारा हुआ। और कुछ देर बाद जहाज तट पर पहुंचकर सूरज छड़ी लेकर एक दिशा में चल पड़ा और सैनिक दूसरी दिशा में चल पड़े। और सूरज प्रताप ने एक रात एक दिन चलता रहा। और बुर्जा, तुम कहाँ हो? परंतु बुर्जा की कोई जवाब नहीं दिया। तुम उन सैनिकों के साथ हरगिज नहीं रहना चाहते था। और अगले दिन आखिरी बार सूरज बुर्जा की आवाज़ दी, बुर्जा तुम कहाँ हो, जवाब दो। और फिर अचानक ही, दुखी न हो नौजवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज दोपहर तुम्हारे पास आया हूँ। और बुर्जा, आओ, हम तुम बहुत भूख लगी है, आओ झटपट खाना खाएं। और सूरज और बुर्जा ने पेट भर कर खाना खाया। वे दोनों चल दिए। सूरज अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेहद उत्सुक था। आखिर वह एक रात सूरज अपने घर पहुंचा। जागो प्यारी, मैं आया। और फिर एक दूसरे को अपने सुख दुख सुनाए। महाराज का क्या हाल है? उस दिन से तुम गए थे वह भला चंगा है, और मुझे इस बात के लिए राजी करने के लिए कई बार यहाँ आ चुका है कि उसकी पत्नी बन जाऊँ। इसलिए मैंने उसे हर बार कहा कि मेरे लिए दूसरी शादी करना असंभव है। मेरा पति दवाई खोजने के लिए गया है, उसे लाने के लिए भेजा था। उसने हमारा घर सामान छीन लिया। हमारे पास टूटे फूटे घर के सिवा कुछ नहीं है। चलो राजा ध्यानचंद के पास चलें, उसे अपनी धोखाधड़ी और अनाचारी की सज़ा दूंगा। और ध्यानचंद के महल की तरफ गए। महल से कुछ दूर पर उसने रुमाल काढ़ा और कपड़ा हिलाया। महल प्रकट हो। और फौरन वहाँ एक आलीशान महल बन गया। आओ हम दोनों यहाँ बैठकर खाना खाएं। बुझाओ, हमारे लिए भूख लगी है। आओ यहाँ बैठकर खाना खाएं। बुझाओ, आओ, हमें भूख लगी है। और सुबह होने पर महाराज भगवान ने रातों रात एक आलीशान महल हमारे महल के सामने खड़ा कर दिया है। हम खुद चलकर देखेंगे। और ध्यानचंद ने सूरज द्वारा बनाए महल के पास जा पहुंचा। यह किसका महल है? कौन है यहाँ रहता है? तुम्हारा पहरा देने वाले कौन हो? तुम जमीन को फाड़ कर निकले हो या आसमान से गिरे हो? तुम कौन होते हो यह सवाल पूछने वाले। और ध्यानचंद गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने अपने महल में पहुंचकर सेनापति को बुलाया। सेनापति, फौरन अपनी सारी सेना इकट्ठी करो, युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। और अगले ही क्षण ध्यानचंद अपनी पूरी सेना अगले क्षण ध्यानचंद ने की पूरी सेना से जादूगर महल को घेर लिया और खड़े ध्यानचंद को चिल्लाया, यदि अपने सलामत चाहते हो तो बाहर आ जाओ, नहीं तो महल को समेत जलाकर राख कर देंगे। यह सुनकर सूरज ने महल की खिड़की खोली। तुम कौन हो? यहाँ इकट्ठे क्यों हो? और मैं इस नगर का राजा ध्यानचंद हूँ।
यदि अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से सफ़ेद हो जाओ, जिसे दफ़ा हो जाओ। मैं हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। मारा ध्यानचंद का न तो दोस्त हूँ और न दुश्मन। मैं अपने महल में रहता हूँ, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। यदि वह लड़ाई चाहता है तो साफ साफ कहे। और यह सुनकर महल के बाहर आई, अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसका मोटा शरीर ज़मीन पर मारा और पतला शरीर ज़मीन से मारा। असंख्य घुड़सवार और हुक्म का इंतजार कर रहे थे। आपका हुक्म क्या महाराज? ध्यानचंद, फौज से टक्कर लो और ध्यानचंद को पकड़कर मेरे पास लाओ। और सूरज का ने ध्यानचंद की फौज पर घमासान युद्ध हुआ और ध्यानचंद के बहुत सारे सैनिक मारे गए और बचे हुए भाग गए। ओह ध्यानचंद, ओह पहचाना मुझे? मैं वही सूरज प्रताप हूँ, तुम्हारी फौज का तीरंदाज सैनिक, जिसने तुमने न जाने कहाँ न जाने क्या लाने भेजा था। और तुमने मेरी पत्नी को छीन लेना चाहते थे, न इसलिए तुम्हें मारने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए भेजा था, और फिर न जाने कहाँ और क्या लाने को कहा, ताकि मैं जंगलों में भटकता रहूं और मर जाऊं। परंतु फिर भी मैं जिंदा हूं। मैं वह चीज़ ले आया हूं जिसका न मिलने का स्थान है, न आकार है, न उसका नज़ारा तुम देख सकते हो। ध्यानचंद, तुम्हारी सारी काली करतूतों को ऐसी सजा दूंगा कि तुम तड़प तड़प कर मरो। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसी वक्त बंद कर दो और 100 कोड़े रोज लगाओ और इसे 8 घंटे सख्त काम करवाओ, तब तक यह तड़प तड़प कर न मर जाए। और इसी प्रकार सूरज प्रताप श्यामगढ़ का न्यायप्रिय राजा बन गया। महाराज सूरज प्रताप की जय हो। महाराज सूर्य प्रताप की जय हो। समाप्त। दोस्तों, कैसी लगी बताना।